हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए जीलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वंग जी ब्यूरियल माउंट पहुँच चुका था, साथ में लैंसी चेन भी थे। लैंसी चेन यहाँ पे कल्टिवेशन वर्ड के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं लैन वांग जी विंग के सामने था। विंग ने इस वक्त थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन इस पूरे वातावरण को ना एकदम फ्रीज कर दिया था। मतलब अभी ना कोई हिल सकता था, ना कोई एक दूसरे को देख सकता था। सिर्फ दो ही लोग अनफ्रीज थे और वो थे लैन वांग जी और विंग। विंग ने लैन वांग जी से पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो लैन वांग जी ने आंसर किया कि उसे जिस वक्त जहाँ पे होना चाहिए वो वहीं पे है। आखिरकार ब्यूरल माउंट उसका भी घर है। लैन वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है कि उसको यहाँ से निकाल दिया गया था। लैन वांग जी थोड़ा सा मतलब एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, लेकिन मैं तो यहाँ से नहीं गया था ना। वो तुम थे जिसने मुझे निकाला था। तुमने एक बार भी मेरी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। अगर मैं जाना ही नहीं चाहता था तो तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले। भले ही तुम यहाँ के महाराज होगे, राजा होगे, लेकिन फिर भी हर एक इंसान के पास अपनी एक इच्छा होती है और मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहता था। तुम्हारी मजबूरी के चलते, तुम्हारे दबाव में आके मुझे यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन जब मुझे समझ में आया ना कि मुझे कहाँ पे रहना चाहिए, मैं वहीं पे पहुँच चुका हूँ। लैन वांग जी ने विंग को बहुत ऐसे आंसर किया जैसे कि वो इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अब विंग उसको यहाँ से कभी नहीं निकाल सकता। विंग लैन वांग जी के करीब जाके उसके आर्म को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें यहाँ से भेज दिया गया था ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वापस चले जाओ और अभी के अभी, वरना तुम देख सकते हो कि तुम्हारे वर्ड के लोगों की आंखों में खून सवार है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे लैन वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन उसने अपने कंफ्यूजन को दूर रखते हुए लैन वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पे आ चुका हूँ, अब वापस नहीं जाऊँगा। अगर तुम लड़ोगे तो मैं भी लड़ूंगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। लेकिन याद रखना, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करना चाहता। भले ही वो कल्टिवेशन वर्ड के लोग हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हांग वंचुन क्या है। अब उन्हें मुझसे भी मुकाबला करना होगा। अगर उन्होंने तुम्हें टारगेट बनाया है तो उन्हें पहले मुझसे जूझना होगा। मैं यहाँ पे वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं उन लोगों का सामना करने आया हूँ जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद करते हुए बोला, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है तुमने थोड़ा सा इमोशनल होके ये डिसीजन लिया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ। डिमॉन वर्ड का तबाह होना निश्चित है और तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। लैन वांगची ने पीछे टर्न होते हुए पूरे कल्टीवेशन वर्ड के सैनिकों को, योद्धाओं को, जितने भी लोग थे ना, सबको देखा और उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं। इस वक्त हमें लड़ना चाहिए था, ना कि एक दूसरे से इतनी शांति से बात करनी चाहिए थी। विंग ने अपनी आंखों को रोल किया, लैन वांगची की तरफ देखा और उसके बाद पूछा, क्या तुम्हारा आखिरी डिसीजन है? क्या तुम यही चाहते हो? लैन वांगची ने बोला, बिल्कुल। विंग ने लैन वांगची की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज है, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें 1% भी ऐसा लगा ना कि तुम पे खतरा है तो तुम उसी वक्त यहाँ से चले जाओगे या फिर इस युद्ध के बीच में ही गिव अप करोगे। वरना अगर तुम्हें एक भी खरोंच आई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लैन वांग जी ने अपने साइड लिप्स से थोड़ी सी स्माइल किया, उसके बाद बोला, चलो आगे बढ़ते हैं। लैन वांग जी की इस एक वर्ड को देख सुन के विंग के फेस पे थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आई थी। आखिर किसे नहीं पसंद आएगा जब आपकी मुसीबत के टाइम पे उस इंसान ने आपका साथ दिया हो, जो कि आप चाहते हो कि जो इंसान आपका साथ दे। तो ऑफकोर्स सी बात है, आप खुश तो रहोगे ही। भले ही आपके हारने के चांसेस हैं, आपके जीतने के चांसेस हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी एक ऐसा इंसान आपकी मुसीबत में खड़ा है जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो ऑफकोर्स सी बात है, आप तो खुश होंगे ही। विंग ने अपनी चुटकी फिर से बजाई और सभी को अनफ्रीज किया और उसके बाद सभी की तरफ देखते हुए बस एक ही शब्द बोला, हमला। बस एक ये शब्द सुनने की ही देरी थी और सभी लोग अपने ही आपस में शुरू हो चुके थे।
लैन सिचेन यहाँ पे सभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को मानने के लिए कोई भी यहाँ पे तैयार नहीं था। लेकिन वो किसी एक पक्ष में नहीं रह सकते थे, क्योंकि कल्टिवेशन वर्ल्ड में रहना मतलब डिमॉन वर्ल्ड ने जो भी एहसान किए हैं उनको भूल जाना, और डिमॉन वर्ल्ड की तरफ जाना मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड से अपना नाता रिश्ता सब तोड़ देना और साथ ही साथ उनको धोखा देना। ये सारी चीज़ें इस वक्त लैन सिचेन के दिमाग में चल रही थी, और वो किसी एक पक्ष के एंड से नहीं लड़ पा रहे थे। विंग और हंग वंचुन दोनों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लड़ना शुरू कर चुके थे। वैन ने न जाने कितने सैनिकों को पल भर में तबाह कर दिया था, और वैन किंग भी अपने एंड से पूरी कोशिश करने में लगी पड़ी थी, और बाकी सैनिक तो थे ही। यहाँ पे बहुत गजब का युद्ध चल रहा था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग इतने क्रूअल हो सकते हैं कि अपने ही हांग वंचुन पे भी वो हमला करने के बारे में सोच देंगे। यहाँ पे हांग वंचुन जब युद्ध करते हुए मेंग्याओ के आगे पहुंचा, तो मेंग्याओ ने उससे डायरेक्टली बोल दिया कि ये मत सोचना कि तुम कल्टिवेशन वर्ल्ड से हो तो तुम छूट जाओगे। तुमने डिमॉन वर्ल्ड का साथ दिया है, तो अब तुम भी हमारी तलवार की नोक पे आओगे। अगर तुम्हें हमारी तलवार की वजह से मौत आ गई तो ये हमारी गलती नहीं होगी। ऐसा कहते हुए उसने अपने तलवार को चलाना स्टार्ट किया। हालांकि लैन वांगजी को हराना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन एक इंसान जो कि हमेशा से सामने से वार करता है, और तो वो उम्मीद भी तो यही करेगा ना कि उसके ऊपर सामने से ही वार हो। मतलब सीधा इंसान सीधे इंसान से ही लड़ना पसंद करेगा। एक सीधा इंसान सातिर इंसान से लड़ेगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ही हारेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे लैन वांगजी के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ था। लैन वांगजी मेंग्याओ को हल्के में ले रहा था, क्योंकि मेंग्याओ की जो कल्टिवेशन थी ना वो इतनी शार्प, इतनी साफ नहीं थी। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो मेंग्याओ लैन वांगजी से बहुत पीछे था, लेकिन सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप में, युद्ध नीति में। लेकिन जो उसकी रणनीति थी उसमें वो कभी भी पीछे नहीं था। उसको धोखा देना इतनी आसानी से आता था ना कि सामने वाला इंसान जो उसके सामने खड़ा है ना, उसको तक पता ना चले कि इसने कब मुझ पे वार किया है। लैन वांगजी यहाँ पे उससे बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसके हाथ पे जो वेपन है ना इस वक्त, बस वही उसके पास है और वो उसी से लड़ रहा है। लेकिन ये लैन वांगजी की एक गलत फहमी थी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेंग्याओ यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट लेके नहीं आया था, मेंग्याओ यहाँ पे कुछ और चीज़ों के साथ भी आया था। वो लड़ तो लैन वांगजी के साथ रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी भी सिर्फ और सिर्फ यीलिंग पैट्रियार्क यानी कि विंग की तरफ था। उसने अपने यहाँ पे जो कार्ड्स होते हैं ना, मतलब कि पैतरे जो थे ना, उनको यहाँ पे बिछाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे उसने लैन वांगजी को विंग से पूरी तरीके से दूर कर दिया था, और अब विंग पूरी तरीके से घिर चुका था। हालांकि विंग पूरी तरीके से सक्षम था उस स्थिति से निकलने में, क्योंकि उसके पास वहाँ पे थोड़ी ही दूरी पे वैनिंग भी था, और वैन किंग भी पूरी कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके विंग से सारी चीज़ें दूर रहे। लेकिन फिर भी मेंग्याओ ने सब कुछ अरेंज ही ऐसे किया था कि विंग धीरे धीरे ना फंसते जा रहा था। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना लैन वांगजी से हाइड नहीं रही, उसने ये सारी चीज़ें नोटिस की, क्योंकि बीच बीच में मेंग्याओ की नज़र विंग की तरफ जा रही थी। अब ये मेंग्याओ खुद जानबूझ के कर रहा था, या फिर वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर रहा था कि उसकी जो आंखें थी ना बार बार विंग को दिख रही थी। और कहीं ना कहीं लैन वांगजी भी ये नोटिस कर पा रहा था कि विंग अब पूरी तरीके से फंस रहा है। उसने विंग को बचाने की कोशिश के चलते अपने आप को यहाँ से मेंग्याओ से हटाने की कोशिश तो की, लेकिन मेंग्याओ ने उसे एक पल के लिए भी अपने पास से हटने नहीं दिया। उसने एक के बाद एक इतने अटैक किए लैन वांगजी पे कि लैन वांगजी कुछ देर के लिए खुद भी हैरान था कि क्या इस इंसान को भी ऐसी ऐसी कल्टिवेशन आ सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, मेंग्याओ को हैंडल करना लैन वांगजी के लिए ज़्यादा मुसीबत का काम नहीं बना था। लैन वांगजी ने कुछ ही देर में मेंग्याओ को पूरी तरीके से वेपनलेस बना दिया था, मतलब उसके हाथ में कोई स्वॉर्ड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो उससे दूर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में एक थ्रेड थी, मतलब एक डोरी थी, एक धागा था, जिसके चलते ना उसने फिलहाल के लिए तो उसको रोक के रखा था। लैन वांगजी ने जैसे तैसे करके उसके इस वार का भी तोड़ निकाल ही लिया था, और अब वो अपने कदमों को जल्दी से जल्दी विंग की तरफ पहुंचाने लगा था।
इस बीच विंग की नज़रें भी बार बार लैनवांग जी की तरफ जा ही रही थी, क्योंकि वो भी देख पा रहा था कि लैनवांग जी ना उसी पे नज़र रख रहा है और इसकी वजह से ना वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हालांकि वो अपने मन ही मन में ये सोच रहा था कि इस इंसान को अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। चिलिंग पैट्रिया इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो अपने आप को ना बचा सके, लेकिन फिर भी जब हम किसी और की चिंता करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा ध्यान खुद पे बहुत कम रहता है। इसलिए लैनवांग जी के साथ भी इस वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लैनवांग जी भी इस वक्त अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसने सिर्फ अपने सामने वाले दुश्मन को, यानी कि सिर्फ मेंग्याओ को मात दी थी और उसको पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से विंग को कुछ दिखाई देता है। विंग को कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसके चलते विंग अपने आप को अब और यहाँ पे नहीं रुक सकता था। उसने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने कदम लैनवांग जी की तरफ बढ़ाए। लैनवांग जी उसे देख के हैरानी थी कि विंग उसकी तरफ क्यों बढ़ रहा है, और विंग उससे बार बार मतलब हाथ से इशारा कर रहा था कि पीछे जाओ, जितना मतलब वो उसे आगे बढ़ने से मना कर रहा था। लेकिन लैनवांग जी को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लैनवांग जी की कदम अभी भी आगे ही बढ़ रहे थे, बट जहाँ पे विंग और लैनवांग जी मिल पाते इससे पहले ही लैनवांग जी की बाहों में जो गिरा था ना, वो एक घायल विंग था। विंग के पेट में ठीक लोअर एब्डोमेन में जहाँ पे कल उसकी चोट लगी हुई थी ना, आज फिर से वहाँ पे एक तलवार गड़ी हुई थी। ये देख के लैनवांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। लैनवांग जी की बाहों में विंग था तो सही, लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से घायल था। लैनवांग जी को ये महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे ना विंग मतलब अनकॉन्शियस हो रहा था। 1 मिनट ही गुजरा था कि विंग धीरे धीरे अपने सेंस को भूलने लगा था। उसने अपने हाथ को ऊपर किया, लैनवांग जी के फेस पे लगाया, उसके बाद बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, अपने आप को बिल्कुल भी चोट मत आने देना। तुम्हें अगर मैं पीछे जाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम फिर भी आगे क्यों बढ़ रहे हो? क्या इतनी देर में तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि इन लोगों का असली टारगेट तुम हो? इन लोगों को अगर मुझे तकलीफ देनी है तो ये तुम्हें तकलीफ देंगे सबसे पहले। मैंने तुमसे कहा था खुद को प्रोटेक्ट करना। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर ये तलवार मेरी तरफ आ रही थी तो तुम बीच में क्यों आए? वो मेरा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग की ऐसी हालत देख के सारे डिमोन वर्ल्ड में ना हड़कंप मच चुका था, और सारे कल्टीवेशन वाले लोग, उन्हें तो मानो मतलब एक पूरी तरीके से श्योर था कि वो जीत चुके हैं। लैनवांग जी ने जल्दी से उस तलवार को बाहर किया और अपने हाथ से वहाँ से जो ब्लड निकल रहा था ना, उसको रोकने की कोशिश की। उसने चिल्लाते हुए वैनकिंग को जल्दी से अपने पास बुलाया, उसके बाद बोला कि इसका ट्रीटमेंट करो। वैनकिंग ने यहाँ पे तो फिर पहले स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके जो ब्लड वेसल्स थी ना, मतलब जो नस उसकी कटी हुई थी, ऑफ कोर्स सी बात है, तलवार का वार हुआ है, कुछ नसें तो कटी ही होंगी, वेसल्स कटी होंगी, उनको ब्लॉक करने का चाहा। लेकिन यहाँ पे उसने कर तो दिया था, यहाँ पे ब्लड रुकना कम तो हो गया था, लेकिन कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग ना आज पूरी की पूरी दरिंदगी में आ चुके थे। उन्होंने यहाँ पे फिर से अटैक करना स्टार्ट किया। वैनिंग ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो लोग रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक था, डिमॉन वर्ल्ड की राजा को मारना। और अगर राजा मर चुका है तो डिमॉन वर्ल्ड एक अनाथ बच्चे की तरह हो जाएगा, जिसकी कस्टडी कोई भी ले सकता है। अनाथालय वाले उसे किसी को भी दे सकता है, स्पेशली अगर किसी ने उसे जीता है तो। यही चीज़ इस वक्त कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग कर रहे थे। लैनवांग जी अच्छे से देख पा रहा था कि इस वक्त विंग की स्थिति कैसी है और यहाँ पे जो चल रहा है उसकी स्थिति कैसी है। लैनवांग जी ने ये भी देखा कि वैनिंग कितना स्ट्रगल कर रहा है उन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं से जो यिलिंग पैट्रियार्क की सेना की तादाद है ना, वो कम होते जा रही है। कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग पूरी की पूरी दरिंदगी में आ चुके थे। उन्हें तो एक पल के लिए भी ये याद नहीं आया कि इस इंसान ने कभी उनकी हेल्प की थी, उन्हें मैजिक वर्ड से बचाया था, उन्हें इतनी सारी मुसीबतों से बचाया है। कभी सूखा पड़ा है तो उनकी हेल्प की है, कभी अनाज जल गए तो उनकी हेल्प की है, कभी बाढ़ आ गई तो उनकी हेल्प की है। हर एक बार उसने हेल्प की है। अपने वहाँ उसने कम खाया होगा, लेकिन फिर भी विंग ने हमेशा उनकी हेल्प की है।
एटलीस्ट उसकी इस स्थिति में ही सही उन्हें कुछ तो याद आना चाहिए था, कुछ तो उन्होंने अपने एहसान का बदला चुकाना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना, एहसान फरामोश लोग, उनके ऊपर तुम अपनी जान भी दे दो ना, वो भी उनके लिए कम होता है। तो ऐसा ही सिर्फ कल्टीवेशन वर्ड के साथ हो रहा था। कल्टीवेशन वर्ड अभी भी पूरी तरीके से सिर्फ डिमॉन वर्ड को ना तबाह करने के बारे में सोच रहा था, और विंग में जो बची कुछ सांसें थी ना, वो उसे भी छीनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वैनिंग ने अभी तक सभी लोगों का रास्ता ब्लॉक करके रखा था, लेकिन एक इंसान कब तक सभी लोगों को बचा सकता है। लैन वांगजी की नज़रें विंग के साथ साथ चारों तरफ थी। वो देख पा रहा था कि यहाँ की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। उसने वैन किंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम इसे संभाल सकती हो? क्या आगे ट्रीटमेंट कर सकती हो? वैन किंग ने आंसर किया, हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। लैन वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा, उसके बाद बोला, चिंता मत करो, मेरे ब्रदर तुम्हारा हेल्प करेंगे। इसे यहाँ से लेके जाओ और जितना हो सके उतनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। मैं यहाँ जल्दी से सब कुछ ख़त्म करके बहुत जल्दी यहाँ पहुँचूँगा। शायद कल्टीवेशन वर्ड के लोगों को नहीं पता कि उन्होंने क्या कर दिया है, तो अब उन्हें बताना ज़रूरी है। लैन वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा, उसके बाद इशारा किया। लैन सी चैन भी समझ चुके थे और उन्होंने जल्दी से वहाँ आके वैन किंग की हेल्प की, और उन दोनों की ही मदद से वैन किंग विंग को यहाँ से लेके चले गई। यहाँ पे लैन वांग जी अब धीरे धीरे अपने पोजीशन में आ चुका था। यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ वैनिंग लड़ रहा था, यहाँ पे अब एक शूरवीर योद्धा भी जन्म ले चुका था। एक ऐसा योद्धा जो शायद ही अब किसी पे मर्सी दिखाएगा, शायद ही किसी को छोड़ने के बारे में सोचेगा, शायद ही अब किसी के प्राण उसके लिए कीमती होंगे। लैन वांग जी ने सभी की तरफ कल्टीवेशन वर्ड के जितने भी मेन योद्धा थे, नी सेक्ट, जियांग सेक्ट और जिन सेक्ट, इन सभी की तरफ देखते हुए वो बोला, चलो अब एक फेयर गेम खेलते हैं। लैन वांग जी ने बस इतना ही बोला और अब वो स्टार्ट हो चुका था एक बिजली की रफ्तार से, एक ऐसी रफ्तार से जिसे रोक पाना कल्टीवेशन वर्ड के लोगों के बस की बात तो नहीं थी। वहाँ के बड़े बड़े योद्धा तक लैन वांग जी के सामने फेल थे। लैन वांग जी का सामना अगर कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई कर सकता था तो सिर्फ और सिर्फ लैन सिचेन। लैन सिचेन के अलावा खुद महागुरु लैन में भी इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो लैन वांग जी को रोक सके, तब जब वो अपने पे आ जाए, तब जब वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करे। लैन वांग जी को रोक पाना कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे योद्धाओं के मिल के भी बस की बात नहीं थी। लैन वांग जी ने अब यहाँ पे अपना रौद्र रूप धारण किया था। एक एक करके उसने सभी को निशस्त्र करने का सोच लिया था। एक ऐसा इंसान जो कि आज तक बहुत ज़्यादा शांत था, उसकी इस स्थिति को कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन अभी जो सबके सामने था ना, उसे देख के सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर तो पैदा हो ही गया था। लैन वांग जी एक के बाद एक उनकी सेना के एक एक इंसान को चुन चुन के मार रहा था। आज एक ऐसा इंसान बन चुका था लैन वांग जी जिसकी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी। अल्टीमेटली देखा जाए तो लैन वांग जी एक ऐसा इंसान है जो कि एक चींटी को भी मारे ना तो भी वो अपने अंदर ना इस गिल्ट में जिएगा कि उसने ये पाप किया है, लेकिन आज इतने लोगों की जान जब वो ले रहा है ना, उसे दुखी नहीं हो रहा है। हालांकि बैटल फील्ड में ऐसा होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब आपको अपनों को ही मारना पड़े ना, तो ये सच में एक पाप होता है। और लैन वांग जी ये कर रहा था, ऐसा कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों को लग रहा था। कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों को लग रहा था कि अगर बचपन से, जब से लैन वांग जी पैदा हुआ है, उसने कल्टीवेशन सीखी, योद्धा बना, युद्ध नीति सीखी, हर एक चीज़ उसने कल्टीवेशन वर्ल्ड में सीखी है, तो आज उसको कल्टीवेशन वर्ल्ड का साथ देना चाहिए था। सभी लोग मिलके इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लैन वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लैन वांग जी शायद ही अब रुक पाएगा। यहाँ पे एक घमासान युद्ध अब फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पे उन सभी लोगों को यहाँ पे आसपास ना ब्लैक स्मोक इकट्ठा होते हुए दिखने लगा था। एक ऐसा स्मोक जो कि कोई भी देख के बता सकता था कि ये ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी लोगों की नज़रें उस तरफ थी जहाँ से वो स्मोक आ रहा था।
लेकिन जब कल्टीवेशन वर्ड के मेन योद्धा यानी कि जिन गंगशान ने उस तरफ देखा ना, तो उसकी आंखें तो मानो चौंधिया गई थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो किस इंसान को यहाँ पे देख रहे हैं। आखिर कौन है वो इंसान? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अब मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।